हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। इस प्रश्न में हमें पहले हर एक प्रश्न में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें से हमें एक सबसे उपयुक्त ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर यह भी बताना है कि हमें क्यों वही ऑप्शन सबसे अधिक उपयुक्त लगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से, इसके लिए हमारा उत्तर होगा, भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। इसके लिए हमारे तर्क अर्थात कारण भी बताने होंगे कि क्यों हमने आंसर ग ही सेलेक्ट किया है। तो हमारा कारण है, कविता में भारत को कमल धारण करने वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही ओमकार की गूंज का भी वर्णन किया गया है। ये पंक्तियाँ ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। कनक शस्य जैसे शब्दों से यहाँ की कृषि संपन्नता का बोध होता है। कनक शस्य जैसे शब्दों से यहाँ की कृषि संपन्नता का बोध होता है। नदी, वन, पुष्प, हिमालय, गंगा आदि प्राकृतिक शोभा को भारत के वस्त्राभूषण की तरह प्रस्तुत किया गया है। देश के लिए किया गया यह वर्णन दर्शाता है कि कविता का उद्देश्य भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा करना है। दूसरा क्वेश्चन है, कनक शस्य कमल धरे पंक्ति का भावार्थ क्या है। इसके लिए हमारा उत्तर होगा नंबर क, भारत की धन धान्य संपन्नता। इसके लिए हमें कारण भी देने होंगे कि क्यों हमने भारत की धन धान्य संपन्नता को ही कनक शस्य कमल धरे के अर्थ के रूप में, भावार्थ के रूप में सेलेक्ट किया है। तो इसके लिए हमारे तर्क या कारण है कि कनक शस्य का अर्थ है सुनहरे रंग की फसलें। कमल धरे ज्ञान की देवी को दर्शाता है। ये दो विशेषताएं किसी भी देश को धन धान्य से संपन्न बनाए रखती हैं। भारत में ये दोनों ही विशेषताएं हैं। इसलिए कवि निराला ने भी भारत के धन धान्य संपन्नता को कनक शस्य कमल धरे पंक्ति के द्वारा दर्शाया है। क्वेश्चन 3 है कि समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्तियाँ क्या हैं। तो इसके लिए हमारे उत्तर हैं, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष यानी भारत के महत्व को बताया जा रहा है, यह कविता के किस पंक्ति में बताया जा रहा है। तो इसके लिए हमारे तर्क है कि कविता के पंक्ति ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे में कवि निराला जी कहते हैं कि भारत माता की महानता और उदारता का यश चारों दिशाओं में गूंज रहा है और दुनिया के 100 मुख भारत का गुणगान कर रहे हैं। इस तरह ये पंक्तियाँ समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन 4 है कि कविता की भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है। यह हमें बताना है कि कविता में किस भाषा अर्थात लैंग्वेज और शैली का प्रयोग किया गया है। तो हमारे उत्तर होंगे नंबर ख, संस्कृत निष्ठ और समास युक्त। अब हमारे उत्तर नंबर ख क्यों है, इसके लिए हमें कारण भी देने हैं। तो हमारे कारण है कि यह कविता आम बोलचाल की हिंदी में नहीं है। इसमें शुचि, तुषार और ज्योतिर्जल जैसे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही सागर, जल, हिम, तुषार, कनक शस्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो 2 या 3 शब्दों से मिलकर बनने वाले समास युक्त शब्द हैं। अतः कविता की भाषा और शैली संस्कृत निष्ठ और समास युक्त विशेषता से संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के वस्त्रों में तरु, तृण, वन, लता और गले में गंगा धारा को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश देते हैं। अर्थात तरु, तृण, वन, लता और गले में गंगा धारा जैसे शब्दों का प्रयोग करके कवि
क्या संदेश देना चाहते हैं उसके लिए हमें यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा नंबर क, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक। इसके लिए हमें अपने तर्क भी देने होंगे। तो हमारा तर्क है कि तरु अर्थात पेड़, घास अर्थात तृण, जंगल अर्थात वन और लताएं प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाते हैं। गंगा भारत की पवित्र नदी है जो हमारी सदियों पुरानी संस्कृति, आस्था और सभ्यता का प्रतीक है। इसके बाद के प्रश्न में हमें कविता से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं तथा हमें उन पंक्तियों के अर्थ और भाव दोनों ही लिखने हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझते हुए इनका भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझना है और फिर भाव भी स्पष्ट करने हैं। तो पंक्ति है नंबर क में, लंका पदतल शतदल, गर्ज तोड़मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल। तो पहले पंक्तियों के अर्थ देख ले। तो अर्थ है कि लंका पदतल शतदल का अर्थ है भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका देश भारत माता के चरणों के नीचे 100 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल प्रतीत होता है। गर्ज तोड़मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल का अर्थ है विशाल समुद्र अपनी गरजती हुई लहरों से भारत माता के दोनों पवित्र पैरों को लगातार धो रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के भावार्थ क्या प्रकट हो रहे हैं, यानी कवि क्या कहना चाहते हैं, हमें वे भावार्थ भी लिखने हैं। तो भावार्थ होंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता भारती जय विजय करे से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत के दक्षिणी छोर के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाना चाहते हैं, साथ ही बताना चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी हमारा देश भारत महान, पवित्र और सम्मानित है। नंबर ख है कि प्राण प्रणव ओमकार, ध्वनि दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखड़े। इन पंक्तियों के हमें अर्थ लिखने हैं और फिर हमें इन पंक्तियों से क्या भाव प्रकट हो रहे हैं वे भी हमें बताने हैं। तो उत्तर होगा, पंक्तियों का अर्थ पहले हम लिखते हैं। प्राण प्रणव ओमकार से तात्पर्य है कि ओमकार की ध्वनि भारत माता की आत्मा है। ध्वनि दिशाएं उदार का अर्थ है भारत की उदारता चारों दिशाओं में गूंज रहा है। शतमुख शतरव मुखड़े का अर्थ है संपूर्ण विश्व के 100 मुख अलग अलग भाषाओं और आवाज़ों में भारत के गौरव का गान कर रहे हैं। फिर इसके भावार्थ हमें लिखने हैं, अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से आखिर कहना क्या चाहते हैं, हमें वे भी लिखने हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता भारती जय विजय करे से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत के गौरव और आध्यात्मिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दिया गया है, इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है, अर्थात कविता पढ़ने से आपको क्या पता चलता है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं, उन कवि की फीलिंग को आपको लिखना है। तो इसके लिए उत्तर है, कविता में कवि की राष्ट्रवाद की भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। राष्ट्रवाद अर्थात देश प्रेम, तो आप यहाँ पे देश प्रेम की भावना भी लिख सकते हैं। कविता में कवि की राष्ट्रवाद की भावना की अभिव्यक्ति मिलती है, साथ ही प्रकृति से उनका अगाध प्रेम मीन्स बहुत अधिक प्रेम, प्यार, और अपने संस्कृति पर गर्व, अपने कल्चर पर उन्हें गर्व अनुभव हो रहा है, ऐसी भावना इससे प्रकट हो रही है। इसलिए हम लिखेंगे कि कविता में कवि की राष्ट्रवाद की भावना की अभिव्यक्ति मिलती है, साथ ही प्रकृति से उनका अगाध प्रेम और अपने संस्कृति पर गर्व की भावना प्रकट हो रही है। इन सभी भावनाओं से ओतप्रोत होकर कवि ने भारत और इसकी प्रकृति का मानवीकरण किया है। इन भावनाओं से ओतप्रोत होकर मीन्स इन भावनाओं से भरकर कवि ने भारत और इसकी प्रकृति का, यानी हमारे देश और इसकी जो नेचर है उसका उन्होंने मानवीकरण किया है। मानवीकरण मीन्स पर्सोनिफिकेशन, अर्थात उन्होंने इसे नॉन लिविंग
थिंग को लिविंग थिंग की तरह डिस्क्राइब करने को ही मानवीकरण कहते हैं। इन भावनाओं से ओतप्रोत होकर कवि ने भारत और इसकी प्रकृति का मानवीकरण किया है। वह भारत को एक नक्शा या जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। वह भारत को एक नक्शा या जमीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं, बल्कि उन्हें माँ भारती के रूप में देखते हैं। यहाँ वह की जगह पे हम वे लिखेंगे। वे भारत को एक नक्शा या जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, बल्कि उन्हें माँ भारती के रूप में देखते हैं और पूरे विश्व में उसकी जीत की कामना करते हैं। उन्होंने हिमालय को भारत माता का मुकुट, गंगा नदी को उनका हार और हरे भरे पेड़ पौधों को उनके वस्त्र के रूप में वर्णित किया है। अब क्वेश्चन 2 है कि कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का ही काम है? क्यों? यहाँ एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक पैराग्राफ में लिखने हैं, अलग अलग पैराग्राफ में लिखने हैं, ताकि आपके तीनों उत्तर अलग अलग दिखे। तो प्रश्न का पहला भाग है कि कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। इसके लिए हम लिखेंगे कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण किया गया है, अर्थात उन्होंने भारत के नेचुरल ब्यूटी को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग थिंग उन्होंने डिस्क्राइब किया है। यहाँ वृक्ष, घास और लताएं माँ भारती के वस्त्र हैं, खिले हुए फूल उनके आंचल के आभूषण हैं, हिमालय उनका श्वेत मुकुट है और गंगा नदी उनके गले का चमकीला हार है। अब इसी प्रश्न का दूसरा भाग था कि क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है? तो इसके लिए हम एक पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हाँ, मैं पूरी तरह मानता हूँ कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का ही काम है। इसी प्रश्न के तीसरे भाग में है कि आपको कारण भी बताने हैं क्यों प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है, ऐसा आप क्यों मानते हैं, ये भी आपको बताना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि कोई भी देश केवल सीमाओं का नक्शा नहीं है, बल्कि वहाँ की नदियाँ, पर्वत, पेड़ पौधे और पर्यावरण भी देश का ही हिस्सा है। यदि हम अपने प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित और स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हमारा देश समृद्ध नहीं रह पाएगा। अतः पर्यावरण की रक्षा करना देश प्रेम का ही काम है। अब क्वेश्चन 3 है कि तीसरा क्वेश्चन है कि कनक शस्य कमल धरे पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रही है। यहाँ यह पंक्ति कनक शस्य कमल धरे से आप भारत के बारे में क्या जान पाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो कनक शस्य कमल धरे पंक्ति में आप पहले लिखेंगे हम कि कनक शस्य का अर्थ है सोने जैसी फसलें। यह पद हमारी मातृभूमि की कृषि संपन्नता और उर्वरा शक्ति को दर्शाता है, अर्थात हमारे भारत माता की धरती कितनी फर्टाइल है वो बता रही है ये। और दूसरा है कि कमल धरे का अर्थ है कमल को धारण करने वाली। यह भारत की आध्यात्मिक पवित्रता की ओर संकेत करता है। आध्यात्मिक मीन्स स्पिरिचुअल, पवित्रता मीन्स प्योरिटी, मीन्स स्पिरिचुअल प्योरिटी की ओर संकेत करता है। यह बताता है कि हमारा देश केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना, शांति, पवित्रता और उच्च मानवीय मूल्यों से भी समृद्ध है। भौतिक रूप मीन्स जस्ट जो फिजिकल थिंग है उसी से संपन्न नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, शांति, पवित्रता और उच्च मानवीय मूल्यों से भी समृद्ध है। आध्यात्मिक चेतना मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, पीस, प्योरिटी एंड साथ ही उच्च मानवीय मूल्यों मीन्स मोरल वैल्यूज से भी समृद्ध है, मीन्स इससे भी भरा है हमारा देश। तो इसका उत्तर हम फिर से पढ़ते हैं। कनक शस्य का अर्थ है सोने जैसी फसलें। यह पद हमारी मातृभूमि की कृषि संपन्नता और उर्वरा शक्ति को दर्शाता है। कमल धरे का अर्थ है कमल को धारण करने वाली। यह भारत की आध्यात्मिक पवित्रता की ओर संकेत करता है। यह बताता है कि हमारा देश केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना, शांति, पवित्रता और उच्च मानवीय मूल्यों से भी समृद्ध है। क्वेश्चन 4 है मुकुट शुभ्र हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है, क्यों?
इस पंक्ति में भारत के उत्तर में स्थित हिमालय को मुकुट के समान बताया गया है। तो आपको यह बताना है कि कवि ने ऐसा क्यों बताया है। मुकुट सदैव, इसका उत्तर होगा कि मुकुट सदैव मस्तक पर धारण किया जाता है और भौगोलिक दृष्टि से हिमालय भी भारतवर्ष के शीर्ष अर्थात उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर को हम मैप में एज अ हेड ले सकते हैं, शीर्ष के तरह ले सकते हैं। सफ़ेद बर्फ से ढका हिमालय सूर्य की किरणें पड़ने पर सफ़ेद मुकुट की तरह चमकता है। मुकुट मान सम्मान और संप्रभुता को प्रदर्शित करता है। हिमालय भी भारत के अदम्य साहस, अडिग गौरव और वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इन्हीं समानताओं को दर्शाने के लिए हिमालय को भारत का मुकुट कहा गया है। धन्यवाद।